नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज 22 मार्च 2022 है और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 2020 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ये कहा था, ये प्रपोजल किया कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, IPR के जो रेस्ट्रिक्शंस कोविड वैक्सीन्स, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक डिवाइसेस पर लगते हैं, इनको हटा दिया जाए। 2020 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये प्रपोजल रखा था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। आई एम श्योर आप में से जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको ये जवाब शायद पता होगा। क्यों पता है? क्योंकि इसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की थी। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है TRIPS, ट्रिप्स। आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। ये आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। एंड बिफोर आई मूव ऑन, ट्रिप्स के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। व्हाट इज ट्रिप्स? बहुत ही ईजी है। ट्रिप्स एग्रीमेंट में ऐसा है कि देखिए, आप जब कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, राइट, आपने कोई, लेट्स से कि एप्पल ने जब या फिर नॉट, लेट्स फॉरगेट अबाउट एप्पल, लेट्स टॉक अबाउट सम अदर कंपनी। लेट्स से कि आपने कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस जो है वो इन्वेंट की। अब इसका इस्तेमाल जो है वो पूरी दुनिया करना चाहेगी। क्योंकि आपने इन्वेंट की है, आपकी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आपका इसके ऊपर एक अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका इन्वेंशन था, आपने लाखों करोड़ों रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे खर्च किए थे। तो अगर कोई कंपनी ये चीज़ यूज़ करना चाहती है या फिर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए या फिर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए वो अपने नए कुछ प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो वो आपको एक प्रकार की रॉयल्टी पे करेंगे, क्योंकि इसका इन्वेंशन जो है वो आपने किया था। और अगर कोई चोरी करेगा या फिर डुप्लीकेशन करेगा तो उस कंपनी को बैन किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनोवेशन जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। ट्रिप्स जो है वो इनोवेशन मीन्स ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उससे इनोवेशन को प्रोटेक्शन मिलता है। अब ट्रिप्स का क्या काम है? ट्रिप्स ये कहता है कि अगर जीवन और मृत्यु की बात आती है, लेट्स से कि कोविड की दवाई किसी देश ने ढूंढ निकाली। अब ऐसे समय पर कोई देश ये कहेगा कि नहीं, हमें तो प्रॉफिट कमाना है, हमारा IPR जो है वो वायोलेट नहीं होना चाहिए। आप दवाई बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन आपको इतना % में देना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करने की पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है। ट्रिप्स ये कहता है कि जब जीवन मृत्यु की बात आती है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, राइट, तो इमरजेंसी के दौरान आप एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। तो ये हैं ट्रिप्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है। इससे पहले भी कई बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये साउथ अफ्रीका वाला आंसर भी पता होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ये भी नया टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है और इसका भी आंसर जो है वो आपको आना ही चाहिए, खास करके अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको हम RCEP कहते हैं। तो ये जो RCEP है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। तो इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें टोटल 15 देश हैं। भारत भी इसको ज्वाइन करने वाला था। लास्ट मोमेंट पर भारत ने यह कह दिया कि हम RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 15 देशों के बीच में। और ये 15 देशों के साथ सिचुएशन हमारी ऐसी है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है इनके साथ। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि हम उनसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं और उनको कम सामान बेचते हैं। और अगर इन देशों के साथ ये RCEP में हम जॉइंट हो जाते तो हमारे देश के किसानों के लिए, छोटी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि ये फिर सारे देश जो हैं उनसे हमारे देश में प्रोडक्ट जो है वो एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ज़्यादातर सामान जो है उसके ऊपर कोई भी प्रकार की इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए भारत ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया। इसमें चाइना, जापान, मैं कुछ देशों के नाम लिख देता हूँ क्विकली। चाइना, जापान, फिर साउथ कोरिया हैं, जापान मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें न्यूजीलैंड है ऑफ कोर्स, राइट। और ये हो गए 5 देश।
और ऊपर से आसियान के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 देश हैं, तो टोटल हो गए 15 देश। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आरसीईपी के बारे में मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि आरसीईपी जो है ये ग्लोबल जीडीपी का कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है, इससे हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। 30%, ग्लोबल जीडीपी का 30% ये 15 देश रिप्रेजेंट करते हैं। और रफली स्पीकिंग ग्लोबल पॉपुलेशन जो है उसको भी 30% जितनी पॉपुलेशन जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ पर ये 15 देश जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब न्यूज़ आइटम्स की बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। और देखिए ओला जो है, ओला इलेक्ट्रिक, उन्होंने इज़राइल की एक कंपनी है स्टोर डॉट, इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो स्टोर डॉट कंपनी है ये बैटरी बनाने वाली बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है और फास्ट चार्जिंग जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारे देश में या फिर किसी भी देश में। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो उतने ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे नंबर 1 रीज़न जो है दैट इज़ फास्ट चार्जिंग अभी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए पेट्रोल और मीन्स मैं ये बात शेयर करना ही चाहूँगा, आई कैन नॉट मूव अहेड विथ इट विदाउट शेयरिंग दिस थिंग विथ यू गाइज। जब घोड़ा गाड़ी चल रही थी, राइट, हॉर्स कार्ट जब चल रही थी, उससे फिर जब कार्स की शुरुआत हुई है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो कार्स आई, तो उस टाइम पर फ्यूल जो है वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं था। पेट्रोल डीजल जो है वो ऐसा आज जैसे अवेलेबल है वैसे तो था नहीं। तो उस टाइम पर किराने के स्टोर्स में, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, तो यूएसए में जब कार का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो किराने के स्टोर पर डीजल और पेट्रोल मिलता था छोटे छोटे डब्बों में और लिमिटेड अमाउंट था क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके आज देखिए आप यूएसए की पैटर्न जो आपने कभी नहीं सोचा है, तो आज ये चीज़ आपको क्लिक होगी कि यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड के पेट्रोल पंप्स जब हम देखते हैं, जिनको वो फ्यूल स्टेशन कहते हैं, पेट्रोल स्टेशंस कहते हैं, हम यहाँ पर पेट्रोल पंप कहते हैं, तो ये जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और इसी के साथ साथ एक छोटा सा सुपर स्टोर है और आगे फ्यूल आप भर सकते हैं, उसके पॉइंट्स हैं। अब धीरे धीरे शेल कंपनी जो है उनके पेट्रोल पंप्स में हमें हमारे देश में यही चीज़ देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर ये हैबिट नहीं है लोगों की कि पेट्रोल पंप पर जाकर कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदे वगैरह, राइट। हमारे यहाँ पर पेट्रोल क्या है कि हम पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं और फिर उसको भी पेट्रोल डलवाने का टाइम जो होता है उसको भी हम कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। और तो ऐसा एटीट्यूड है टाइम को लेकर, कि पेट्रोल पंप पर मीन्स हम स्किप करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, वरना जनरली लोगों की आदत कैसी होती है कि भाई पेट्रोल पंप पर जाना और वक्त लगता है तो एक प्रकार का वेस्ट ऑफ टाइम, 10-15 मिनट आपका जो है वो चला गया वगैरह वगैरह। ओके, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जा रहा हूँ। अब फास्ट चार्जिंग नहीं है तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह पर अवेलेबल है, पेट्रोल पंप में भी इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी खेती बाड़ी में भी इलेक्ट्रिसिटी है। आज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच गई, हर गांव तक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो बात अलग है कि हर घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। गाँव की बात करें तो कुछ ऐसे गाँव हैं, कुछ ऐसे गाँव के घर हैं जहाँ पर वरना अगर आपको चाहिए देन दैट इज़ अवेलेबल। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ईवीज़ के लिए जो फ्यूल है वो हर जगह पर अवेलेबल है। तो ट्रांजिशन में इतना वक्त क्यों लग रहा है? वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए 5 घंटे 10 घंटे जितना वक्त लगता है और उतना समय जो है वो आज के ज़माने में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए लोग जो हैं वो ईवीज़ ख़रीदने से थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं। लेकिन ये स्टोर डॉट जो है ये एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का पायोनियर है। ये इज़राइल की कंपनी है और एज़ पर स्टोर डॉट ये 5 मिनट में बैटरी को कंप्लीट चार्ज कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी याद होगा तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि वक्त आएगा जब 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी। अब हम स्पीड को अचीव करना चाहते हैं कि फटाफट बैटरी चार्ज हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पर अवेलेबल है। तो अब लेट्स से एक जगह से दूसरी जगह 500 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है और आपकी कार की कैपेसिटी लेट्स से 200 किलोमीटर है, तो कहीं पर 5 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, बैटरी फुल चार्ज हो गई, देन यू आर गोइंग अहेड। फिर एक
5 मिनट का ब्रेक, तो ये चीज़ पसंद आएगी लोगों को। भले ही आपकी कैपेसिटी, कार की कैपेसिटी 150-200 किलोमीटर की है, लेकिन अगर 2-3 मिनट में चार्ज हो जाती है तो लोग जो हैं वो माइंड नहीं करेंगे। तो दैट्स द थिंग। ये एक चीज़ अगर हो गई सक्सेसफुल तो फिर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो आ सकता है। जस्ट इमेजिन कि पेट्रोल की प्राइस और ये सारी चीज़ें बहुत ऊपर जा रही हैं, तो इसमें एक छोटा रेवोल्यूशन और ये पेट्रोलियम बेचने वाले देशों की दादागिरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओला के पास एक्सक्लूसिव राइट होंगे इस स्टोर लोड की टेक्नोलॉजी वाली बैटरीज बनाने के लिए। भारत की बात हो रही है, और जो अलग अलग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ओला इलेक्ट्रिक करना चाहता है उसमें से पहला ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ एडवांस्ड सेल केमिस्ट्री और बैटरी टेक्नोलॉजीज़ में R&D में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किया है ओला ने। और ओला ने हाल ही में LG कंपनी जो है उसके केमिकल चीफ एग्जीक्यूटिव प्रभाकर पाटिल को भी हायर किया है, ताकि हमारे देश में वो गीगा फैक्ट्री सेटअप कर सके। बैटरी सेल्स को बनाने की एक फैक्ट्री जो है वो सेटअप करना चाहती है ओला। एंड ओला ने ऑलरेडी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसमें अप्लाई कर दिया है। और अभी ओला जो है वो लिथियम आयन सेल्स जो है वो फॉरेन वेंडर्स से इंपोर्ट करता है, और यहाँ पर तमिलनाडु में इसको असेंबल किया जाता है और बैटरीज बनाई जाती हैं। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब CII नेशनल काउंसिल जो मुंबई में हुई थी, तो इसको एड्रेस करते हुए, और पहली बार ये कोविड की जब से शुरुआत हुई है तब से पहली बार फर्स्ट इन पर्सन ये इंटरेक्शन रहा है शक्तिकांत दास साहब का। और उन्होंने ये कहा कि RBI विल मेक श्योर कि मार्केट में लिक्विडिटी इनफ रहे। लिक्विडिटी इन द सेंस पैसों का फ्लो जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहेगा, ये बात RBI सुनिश्चित करेगा। और यूक्रेन के युद्ध की वजह से बहुत सारे नए चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये भी दास साहब ने बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पैसों का जो इंजेक्शन है, लिक्विडिटी का इंजेक्शन और विड्रोवल यानी कि धीरे मीन्स पैसे, लेट्स से कि पैसों की ज़रूरत है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो फ्लो बढ़ा दिया, और अब लगता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया लेट्स से, तो फ्लो को कम कर दिया। तो ये सडन नहीं होगा, ये एक आश्वासन उन्होंने दिया है, राइट। उन्होंने कहा ये नॉन डिस्ट्रप्टिव होगा। नॉन डिस्ट्रप्टिव यानी कि धीरे धीरे चीज़ों को फेज आउट किया जाएगा, खास करके विड्रोवल को। विड्रोवल आप ऑल ऑफ द सडन कर देते हैं तो मार्केट जो है उसमें एक गिरावट आती है, तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे करके फेज आउट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन 6% से थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो ये एक नॉर्मल नहीं होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी ए न्यू नॉर्मल। थोड़े समय के लिए कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा अप हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में RBI की भी यही कोशिश रहेगी कि ये धीरे धीरे करके जो 4% की रेंज है, उसके 4 और 6 और 2 की रेंज है, लेकिन आइडियली 3% के आसपास रहे तो दैट्स गुड। तो ये रेंज फिर से आ जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, सप्लाई साइड इश्यूज हैं, जैसे कि एक तो शिपिंग चार्जेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, शिपिंग चार्जेस के साथ साथ इंश्योरेंस काफ़ी बढ़ चुका है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स और दूसरे प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स की खामी। और चाइना से कल मैंने एक लेक्चर बनाया था, आप अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि चाइना में लॉकडाउन है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे सप्लाई साइड बॉटलनेक्स हैं। रुपी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए जो मंडे की बात करें तो रुपी की प्राइस हो गई 76.13 अगेंस्ट $1, और उसके पीछे रीज़न है कि $110 पर बैरल प्राइस हो गई थी क्रूड की। ये $99 हो गई थी, 99 पहले 139 हो गई, राइट। 139 से फिर 99 से फिर 110। तो ये अप एंड डाउन जो है वोलेटिलिटी है, तो इसकी वजह से फिर रुपी की भी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन RBI ने ये कहा, या फिर गवर्नर साहब ने ये बताया है कि भारत की जो पॉलिसी, RBI की जो पॉलिसी है वो ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी तो डॉलर्स को बेचकर रुपए को कंट्रोल किया, रुपए की वैल्यू को कंट्रोल किया जाएगा। अब कुछ दिनों पहले ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट कि क्यों ऐसा किया जाता है, बट आई एम श्योर आपको अब इसके बारे में पता है। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रशियन क्रूड इंपोर्ट्स। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि रशिया से हमने ना के बराबर ऑयल इंपोर्ट किया है। देखिए रशिया से जो हम ऑयल मंगवाते हैं वो 3 दिनों की जो टोटल हमारी सप्लाई है उतना ऑयल जो है वो हमने मंगवाया है, और ये भी 3 से 4 महीनों के अंदर इतना पोर्शन हमें मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल नंबर्स की बात करें, ये आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।
अप्रैल से लेकर जनवरी की बात करें, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022, तो हमने 175.9 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इंपोर्ट किया, और इसमें से रशिया से जो ऑयल हमने मंगवाया है वो है बस 0.2%। 0.419 मिलियन मेट्रिक टन ही हमने रशिया से इंपोर्ट करवाया, विच इज 0.2% ऑफ द टोटल। तो ना के बराबर ऑयल हमने मंगवाया है। भारत 85% जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और 54% जितना नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट करता है। हम ज़्यादातर ऑयल जो है वो इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, यूएसए से मंगवाते हैं, और प्राइस जो है वो ऑफकोर्स इंक्रीज़ हुई हैं पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो, एज वी नो। और अभी भी ये प्राइस जो है वो कंपनीज़ ने, जो क्रूड कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं, उन्होंने कंज्यूमर्स के ऊपर ये प्राइस इंक्रीज़ नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में शायद इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। राज्यसभा को एड्रेस करते हुए हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि भारत की कंपनीज ने $16 बिलियन रशियन ऑयल कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं, और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं। तो ये चीज़ जो है वो चलती रहेगी। एज फार एज ऑयल इज़ कंसर्न, तो हमने ना के बराबर ऑयल जो है वो रशिया से मंगाया है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस सीरीज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप शेयर करेंगे तो ये सीरीज़ बड़ी होगी, अगर बड़ी होगी तो इसको कंटिन्यू रख पाएंगे। And that's how it works, right? And don't forget to check out my motivational podcast Curiously Forever. ये Spotify पर अवेलेबल हैं। इसके साथ जुड़े हुए नोटिफिकेशंस जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और हर रोज़ 6 बजे 6 AM एवरी डे आपको ये मोटिवेशनल पॉडकास्ट जो है, मोटिवेशनल कोट जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपको हर रोज़ 6 बजे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा, राइट? तो डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू सून, राइट? टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे क्यूरियस ऑल द टाइम। जय हिंद।